मोहिनी जी खिड़की से बाहर झांक रही हैं। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, जिस कारण पेड़ पौधों में हरियाली छा गई। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने नया सौंदर्य धारण किया है। पेड़ पौधों के पत्ते वर्षा के पानी से धुलकर साफ और चमकदार हो गए हैं। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं। एक औरत छाता ओढ़े अपने बच्चे को सीने से चिपकाए सड़क के किनारे किनारे जा रही है। छाता से पानी की धार उसकी पीठ पर गिर रही है। बच्चे को बचाने के चक्कर में वह पूरी तरह भीग चुकी है, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। मोहिनी जी की नज़र उसका दूर तक पीछा करती है और अतीत की यादों में खो जाती हैं। मोहिनी जी की आज से 30 साल पहले की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब वह ब्याह कर विष्णु प्रताप जी के साथ अपने ससुराल आई थी और जब वह पहली बार माँ बनी थी। घर में सब कितने खुश थे, क्योंकि आने वाली संतान इस घर का सबसे छोटा सदस्य होने वाली थी। 9 महीने बीतने के बाद उन्हें एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात ठीक 5 साल बाद उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े बेटे का नाम उन्होंने समीर रखा और छोटे का नाम आशुतोष। समीर अपने नाम के अनुरूप था। वह एक जगह नहीं ठहरता और ना ही उसका मन एक काम में लगता, लेकिन उसके विपरीत आशुतोष जब तक अपने एक काम को ठीक से नहीं कर लेता तो वह चैन से नहीं बैठता। समीर बचपन से ही लापरवाह प्रवृत्ति का था, लेकिन आशुतोष उतना ही ज़हीन और समझदार था। वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। उसने अपने माता पिता का संघर्ष बहुत करीब से देखा था, लेकिन समीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर कोई भावना ही नहीं है। मोहिनी जी इतना सोच ही रही थी कि विष्णु प्रताप जी आए और मोहिनी जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मोहिनी, कहाँ गुम हो गई भाई? क्या सोचने लगी? फिर से अतीत की यादों में गुम हो गई क्या? क्या मिलेगा तुम्हें उन अतीत की यादों में? मोहिनी जी बोली, अतीत की यादों में कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें सोच सोच कर, उन्हें याद कर 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 दिल को सुकून और राहत मिलेगी। हमने भी कभी वह दिन बिताए थे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों बुजुर्ग दंपति एक दूसरे से बातें करते हुए अपने सुख दुख बांट रहे थे। तभी विष्णु प्रताप जी बोले, मोहिनी, चाय की तलब लगी है। तब मोहिनी जी बोली, मुझे पता है ऐसा मौसम होते ही आपको चाय की तलब लगती है, लेकिन देखो ना, हम दोनों कितने लाचार हो चुके हैं। एक कप चाय के लिए भी दूसरे का मुंह देखना पड़ रहा है। चलो, मैं एक कोशिश करती हूँ, बहू से जाकर कहती हूँ एक कप चाय आपको बना कर दे दे। तब विष्णु प्रताप जी कहते हैं, क्यों, तुम नहीं पियोगी? तब मोहिनी जी बोली, अरे पहले एक कप चाय तो मिल जाए। अगर 2 कप कहूँगी तो बहू गुस्सा करेगी। एक कप चाय मिल गई तो हम दोनों आधा आधा पी लेंगे। तलब लगी है, उसे मिटाने के लिए आधा आधा कप ही बहुत होगी। खाली किसी को परेशानी में क्यों डालना। तभी मोहिनी जी उठी और कच्चे आंगन से होती हुई बहू बेटे के मकान में प्रवेश करती हैं। मोहिनी जी और विष्णु प्रताप जी को उनके बेटे बहू ने गौशाला में रहने के लिए जगह दी है। पहले विष्णु प्रताप जी उसमें गाय की सेवा किया करते थे। गाय रही नहीं तो वह जगह उनके बेटे बहू ने उन्हें दे दी। वह टीन शेड है जिसमें ईंटें बिछाकर फर्श बनाया गया है। उसी से लगता एक कच्चा टॉयलेट और बाथरूम है, जिसे मोहिनी जी और विष्णु प्रताप जी अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। खाने के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं है। उन्हें पेट भरने के लिए बहू बेटे पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी और ना ही इतना रुपया पैसा और ज़मीन जायदाद थी। विष्णु प्रताप जी गाय पालकर उनका दूध दुकानों में बेचकर घर का खर्चा चलाते थे और मोहिनी जी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे वह विष्णु जी की आर्थिक मदद किया करती थी। उनकी बहू उन्हें 2 टाइम का खाना देती और जब उसकी मर्जी आती तब चाय देती है, अन्यथा उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। बहू बेटे के मकान और गौशाला के बीच में कच्चा आंगन पड़ता है, जिसमें बरसात के टाइम पर काई जम जाती है। जिस मकान में बहू बेटे रहते हैं, वैसे तो वह मकान और ज़मीन विष्णु प्रताप जी और मोहिनी जी ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके जोड़ी थी। विष्णु प्रताप जी और मोहिनी जी ने उसमें अपनी मेहनत से 2 कमरे खड़े किए थे। अब बेटा अच्छा खासा कमाने लगा और बहू भी सरकारी स्कूल में टीचर है, इसलिए उन्होंने पुराने कमरे तोड़कर नया मकान बना लिया और विष्णु प्रताप जी और मोहिनी जी को गौशाला में रहने के लिए भेज दिया। विष्णु प्रताप जी का एक पोता भी है जो स्कूल जाता है। उसकी उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष के बीच है। उनकी एक पोती भी है जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच है। भरा पूरा परिवार है, लेकिन विष्णु जी और मोहिनी जी के लिए उस घर में जगह नहीं है। उनके पोता पोती मम्मी पापा की गैर हाजिरी में उनके पास चले जाते हैं। पोता दादा दादी
को भीतर की सारी खबरें दे देता है कि मम्मी ने आज क्या पकाया था और पापा क्या लेकर आए थे और हम कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। वह बहू बेटे की भी कई सारी बातें बता दिया करते। मोहिनी जी अपने पोता पोती को अपनी गोद में बैठाकर लोरी सुनाती, कहानी सुनाती। वहीं विष्णु प्रताप जी अपने पोते और पोती को कंधे पर बैठाकर सवारी करवाते। उन दोनों को कोई गम नहीं था कि हमारे बेटे बहू ने गौशाला में रखा है, क्योंकि पोते पोती का प्यार उन्हें इस बात को सोचने ही नहीं देता था। इसलिए वह कमियों में भी खुश थे। मोहिनी जी आवाज़ लगाकर कहती हैं, बहू ओ बहू। तभी भीतर से नौकरानी निकलकर आती है और कहती है, क्यों माँ जी, इतना क्यों चिल्लाती हो? मैम साहब तो सो रही हैं, बताओ क्या काम है। तब मोहिनी जी कहती हैं, बसंती जरा एक कप चाय बनाकर दे देना तो, इन्हें बड़ी तलब लगी है। तब काम वाली बाई बोली, माँ जी मुझे मैम साहब ने सख्त हिदायत दी है कि मैं बिना उनकी इजाज़त के रसोई में कुछ नहीं बना सकती। अभी थोड़ी देर में मैम साहब जाग जाएंगी तो चाय के लिए पूछ लेना। अभी आप जाओ, मैं अपने और काम निपटाती हूँ। मोहिनी जी काम वाली बाई से यह सुनकर वापस लौटने लगी। तभी उनका पैर कच्चे आंगन में फिसल गया और वह बुरे तरीके से गिर पड़ी। उनके घुटने और कोहनियाँ सब छिल गई और उनके मुंह से एक पीड़ादायक चीख निकल पड़ी, जिसे सुनकर विष्णु प्रताप जी घबरा गए और सीधे उसी ओर दौड़े जहाँ से चीख सुनाई दी। तब उन्होंने जाकर देखा काम वाली बाई मोहिनी जी को सहारा देकर उठा रही है। काम वाली बाई बोली, माँ जी आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? तब मोहिनी जी बोली, बसंती तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मुझे लगता है अब मुझसे चला नहीं जाएगा। विष्णु जी बोले, मोहिनी क्या करती हो, संभल कर चलना चाहिए था ना, आंगन कच्चा है, उसमें चारों तरफ काई लगी हुई है। मेरी ही गलती थी जो मैं तुमसे चाय की फरमाइश कर बैठा। एक चाय इतनी भारी पड़ जाएगी मुझे नहीं पता था। मोहिनी जी बसंती का सहारा लेकर अपने कमरे तक आ गई और बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे उनका दर्द बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, दर्द असहनीय होने लगा। तब विष्णु प्रताप जी अपने बेटे बहू के पास गए और बोले, बेटा दिन में तुम्हारी माँ आंगन में फिसल गई थी, इसलिए उसे चोट लग गई। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है उसे और ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे तो लगता है कहीं उसको गंभीर चोट तो नहीं लग गई, जरा आकर देख लो, अस्पताल ले जाने की नौबत तो नहीं है। तभी बेटा बोला, क्या बाबूजी, अभी वक्त देखा है आपने, खाने के समय आपको अस्पताल की सूझी है। तब बहू बोली, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा मोचवोच आ गई होगी, बसंती से कहकर हल्दी और तेल का लेप बनवा लेना, वह हल्दी और तेल को गर्म करके लेप लगा देगी। विष्णु जी बेटे बहू से यह जवाब सुनकर चुपचाप अपने कमरे में आ गए, लेकिन वहां आकर उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। मोहिनी जी की दर्द भरी कर्राहट से उनका दिल पसीज जाता और अपनी बेबसी पर आंसू बहाते। फिर उनके दिमाग में पड़ोस के श्याम सुंदर जी के बेटे का ख्याल आया। वह चुपचाप से श्याम सुंदर जी के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा श्याम सुंदर जी की पत्नी ने खोला। तब विष्णु प्रताप जी बोले, भाभी जी प्रणाम, भाई साहब होंगे क्या घर पर? श्याम सुंदर जी की पत्नी बोली, हाँ वह भीतर ही है, खाना खा रहे, आइए ना बैठिए। तब विष्णु प्रताप जी बोले, भाभी जी अभी बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं है, किशन होगा क्या घर पर? क्यों भाई साहब, आपको किशन से क्या काम पड़ गया है? अभी तो आप इन्हें पूछ रहे थे। तब विष्णु प्रताप जी बोले, वैसे तो काम किशन से ही है। तब श्याम सुंदर जी की पत्नी बोली, क्या हुआ भाई साहब, आप घबराए हुए क्यों हैं? तब विष्णु प्रताप जी बोले, आज दिन में समीर की माँ कच्चे आंगन में फिसल गई और उसे चोट लग गई। उस समय तो वह कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे रात बीत रही है उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है, जो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। किशन होता तो वह उसे अस्पताल दिखाने में मेरी मदद कर देता। तब श्याम सुंदर जी की पत्नी बोली, नहीं भाई साहब, वह तो आज सुबह ही दिल्ली चला गया, वहाँ मेरी बहन का बेटा बीमार है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, उसी को देखने गया है। तब विष्णु प्रताप जी बोले, कोई बात नहीं। तब श्याम सुंदर जी की पत्नी बोली, ठहरिए भाई साहब, मैं इनको बुलाकर लाती हूँ, हम दोनों ही चलते हैं मोहिनी बहन को देखने। तब तीनों घर की ओर निकल पड़े। वहाँ जाकर देखा तो मोहिनी जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मोहिनी जी दर्द से कर्राह रही है, अब तो वह करवट भी नहीं ले पा रही है। जैसे तैसे कर्राहटों के बीच रात गुजरी। बेचारे श्याम सुंदर जी और उनकी पत्नी रात भर मोहिनी जी और विष्णु जी के साथ बैठे रहे।
सुबह होते ही उन्होंने अपने भाई के बेटे को बुलवाया और जैसे तैसे मोहिनी जी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां मोहिनी जी का एक्सरे हुआ तो उनके पैर की हड्डी दो जगह से टूटी हुई नजर आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। विष्णु प्रताप जी के पास तो दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे, वह श्याम सुंदर जी ने ही अदा किए। ऑपरेशन कहाँ से करवाते? उन्होंने डॉक्टर से मोहलत मांगी। डॉक्टर ने कहा, अगर आपने इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो माँ जी कभी खड़ी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि इस उम्र में हड्डी का टूटना बहुत परेशानी करता है। विष्णु प्रताप जी श्याम सुंदर जी के साथ मिलकर मोहिनी जी को घर ले आए। मोहिनी जी के पैरों में डॉक्टर ने खपच्चियाँ बांध दी थी। विष्णु प्रताप जी ने श्याम सुंदर जी से कहा, मैं आपके पैसे एक दो दिन में लौटा दूंगा, आप घर जाकर आराम कीजिए। आप भी तो हमारे साथ थक गए होंगे। तब श्याम सुंदर जी बोले, भाई साहब, यह कर दी ना आपने परायों वाली बात। आपका और हमारा बचपन का साथ है। आज अगर हमारे पास दो पैसे हैं तो क्या वह दिन हम भूल गए जब आपके पिताजी के हम पर एहसान थे? तब विष्णु प्रताप जी श्याम सुंदर जी का हाथ पकड़कर बोले, वह एहसान नहीं थे, वह तो बाबूजी के कर्म थे जो आज मुझे फल के रूप में मिल रहे हैं। तब श्याम सुंदर जी ने विष्णु प्रताप जी के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, अभी मैं चलता हूँ और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। यह मत सोचिएगा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, बस छोटा भाई समझकर सेवा का मौका देना। विष्णु प्रताप जी यह बात सुनकर आंखों में आंसू भर लाए और मन ही मन सोचने लगे, जो मेरे अपने हैं उन्हें अभी तक होश नहीं है कि उनकी माँ जिंदा है या मर गई। एक यह भी है जो पराए हैं लेकिन मेरे अपनों से ज़्यादा हैं। तभी विष्णु प्रताप जी का पोता दौड़ा हुआ आया और बोला, दादाजी, दादी को चोट लगी है क्या? वह काम वाली ताई कह रही थी कि बाबा, कल तुम्हारी दादी गिर गई और उनको बहुत चोट आई है। तब विष्णु प्रताप जी बोले, हाँ बेटा, कल दादी गिर गई थी और उनको बहुत चोट आई है। तब पोता बोला, दादाजी, दादी कहाँ हैं? विष्णु जी ने भीतर की ओर इशारा करके कहा, वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं। पोता भीतर गया तो देखा दादी के पैरों में पट्टी बंधी हुई है और उनकी आंखें बंद हैं। वह धीरे से दादी के पास गया और उनके गालों पर चुम्बन देता हुआ अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके माथे के बालों को पीछे करने लगा। पोते के स्पर्श से ही मोहिनी जी जाग गई। वह दवा खाकर लेटी थी जिससे उन्हें नींद आ रही थी, लेकिन पोते का स्पर्श होते ही उन्होंने आंखें खोल दी और उसका हाथ पकड़कर चूमने लगी। तब पोता बोला, दादी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तब दादी बोली, नहीं, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम जो मेरे पास आ गए हो। तब पोता बोला, दादी, चाचू को बुला लें क्या? विष्णु प्रताप जी भीतर आए, बोले, मोहिनी, शोभित ठीक कह रहा है, आंसू को बुला लेते हैं, अब तो वही जो करेगा। लेकिन मोहिनी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो। वहाँ जाने कैसे रह रहा होगा, परदेश में ज़िंदगी बिताना आसान है क्या? अपनों से दूर जाने कैसे रहता होगा वह सब चीज़ें। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, वह अपने समय से अपने आप आएगा। इतने में ही बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। शोभित हॉर्न की आवाज़ सुनकर जल्दी से कमरे से बाहर भागा और सीधे अपने घर चला गया, क्योंकि यह हॉर्न की आवाज़ उसके पापा की गाड़ी की थी। मम्मी पापा दोनों मार्केट गए हुए थे, इसलिए वह अपने दादा दादी से मिलने आ गया। रात को शोभित ने अपने पापा से स्कूल का काम करने के लिए मोबाइल मांगा। तब उसके दिमाग में आया कि दादा और दादी की मम्मी पापा तो देखभाल नहीं करते हैं और दादी बेचारी बिस्तर पर पड़ी हैं, इसलिए क्यों ना मैं चाचू को वॉइस मैसेज भेज दूं। उसने चुपके से अपने चाचा आशुतोष का नंबर निकाला और उसमें वॉइस मैसेज भेज दिया, चाचू, दादी की बहुत तबीयत खराब है और दादू बहुत परेशान हैं, आपको याद करते हैं। मम्मी पापा तो उन्हें नहीं देखते हैं, इसलिए आप जल्दी से इंडिया आ जाओ। दादी रोती है। चाचू, इस मैसेज के बारे में आप किसी को मत बताना। मैं मम्मी पापा से छुपकर आपके लिए मैसेज छोड़ रहा हूँ। अगर आपने मम्मी पापा को बताया तो वह मेरी पिटाई करेंगे। प्लीज़ चाचू, मम्मी पापा को कुछ नहीं बताना और आप जल्दी से इंडिया आ जाना। शोभित ने इतना कहकर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और चुपचाप अपना स्कूल का काम करने लगा। जैसे ही उसने अपना काम कंप्लीट किया, उस मैसेज को उसने डिलीट कर दिया, लेकिन वह मैसेज आशुतोष तक पहुंच चुका था। उसने जब यह मैसेज पढ़ा तो वह बहुत दुखी हुआ और इमरजेंसी में छुट्टी लेकर एक हफ्ते में बिना किसी को बताए इंडिया पहुंच गया। घर आकर जब उसने दरवाजे की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा उसकी भाभी ने खोला।
दरवाज़ा खोलते ही भाभी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह उसे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। तब आशुतोष ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ऐसी नज़रों से क्या देख रही हो? मैं आशुतोष हूँ, कोई भूत नहीं। और भैया कहाँ हैं? वह चुपचाप कमरे की ओर दौड़ी और समीर से बोली, वह देखो बाहर कौन आया है। समीर बोला, कौन आया है? इतने में ही उसने दरवाजे पर देखा तो आशुतोष खड़ा था। आशुतोष को देखकर वह भी हैरान हो गया और बोला, तुम बिना बताए यहाँ कैसे पहुँचे? तब आशुतोष बोला, भैया मैंने सोचा मैं अचानक पहुंचकर आप सबको सरप्राइज दूं। पहले तो यह बताओ कि माँ बाबूजी कहाँ हैं? तब वह दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में ही शोभित दौड़ा हुआ आया और अपने चाचू से लिपट गया। आशुतोष ने भी उसे गले से लगा लिया और चूमते हुए बोला, बाबू दादा दादी कहाँ हैं? शोभित पीछे के दरवाजे की ओर उंगली उठाते हुए बोला, दादा दादी वहाँ हैं। आशुतोष दंग रह गया। उसने कहा, वहाँ? वहाँ तो गौशाला है। इतने में ही नन्ही परिधि आ गई। आशुतोष ने परिधि को भी अपनी गोद पर उठा लिया और बाहर की ओर चल पड़ा। उसने देखा कच्चा आंगन काई से पटा पड़ा है। वह शोभित से बोला, यहाँ तो बहुत फिसलन हो रही है। तब शोभित बोला, हाँ चाचू, दादी इसी में तो गिरी थी। दादी जब उनको चोट लगी थी। आशुतोष सीधे गौशाला में गया। विष्णु प्रताप जी मोहिनी जी को दवा दे रहे थे। उसने अपने माँ बाबूजी की ऐसी हालत देखी तो बच्चों को गोद से उतारा और भीतर गया। देखा माँ की हालत बद से बदतर हो गई है। जैसे ही विष्णु प्रताप जी ने दरवाजे की ओर देखा कि कौन आया है, तब वह आशुतोष को देखकर दंग रह गए और बोले, बेटा तुम? तब आशुतोष बोला, बाबूजी आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप किसका इंतजार कर रहे थे कि माँ चली जाए और मैं वहाँ विदेश में ही रहूँ? मोहिनी जी ने जैसे ही आशुतोष को देखा, वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा मैंने ही इन्हें मना किया था। आशुतोष ने बिस्तर में लेटी हुई माँ को गले से लगाते हुए कहा, माँ चुप हो जाइए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना। फिर एक झटके के साथ वह बाहर गया और शोभित से बोला, शोभित बेटा जाओ पापा से गाड़ी की चाबी लेकर आओ। नन्हा शोभित दौड़कर गया और गाड़ी की चाबी ले आया। आशुतोष ने माँ को गोद में बच्चों की तरह उठा लिया और सीधा हॉस्पिटल लेकर दौड़ा। उसने माँ के सारे टेस्ट करवाए और उनका ऑपरेशन भी करवाया। आशुतोष ने अपनी माँ का एक बच्चे की तरह ध्यान रखा। जब माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, तब वह माँ को लेकर घर आया और बैठक में लगे दीवान बेड पर लिटा दिया। तब विष्णु प्रताप जी घर के भीतर जाने में हिचकिचा रहे थे। आशुतोष बोला, बाबूजी यह हिचकिचाहट क्यों? भीतर आइए, यह आपका ही घर है। तब उसने अपने भैया भाभी की अच्छे से खबर ली। वह अपने भाई से बोला, मैं हर महीने आपके अकाउंट में माँ बाबूजी के लिए जो पैसे डालता था, आपने उसका क्या किया? मुझे उसका हिसाब चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाबूजी इतने दर्द में रहे। अगर मेरे माँ बाबूजी आराम से रहते तो मैं आपसे एक भी रुपये का हिसाब नहीं मांगता, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। उतने में ही भाभी बोली, आपका दिया हुआ पैसा हमने इस मकान में लगा दिया। तब आशुतोष बोला, भाभी आप तो चुप ही रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया तो आदमी थे, माना उन पर दिल नहीं था, लेकिन आप तो औरत थी। और कहते हैं औरत भगवान की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है और वह दया की मूरत होती है। लेकिन आपको अपने बूढ़े सास ससुर पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, इसलिए आप मुझसे बात मत करिए। इतने में ही भाभी बोली, देखती हूँ अब अपनी शादी करने के बाद आप अपने माँ बाप को कितना अपने साथ रखते हैं। तब आशुतोष बोला, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी जिससे मेरे माँ बाप को तकलीफ हो। आशुतोष ने अपना मकान में हिस्सा लिया और अपने माँ बाबूजी को वहीं रखा। आशुतोष को 2 महीने हो चुके थे इंडिया आए हुए। अब उसको अपनी नौकरी पर भी जाना था, लेकिन माँ बाबूजी की ऐसी हालत देखकर उसे हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने माँ बाबूजी को इस हाल में छोड़कर जाए। आशुतोष ने माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रख दी। वह घर के काम करती और माँ की देखभाल भी करती। मोहिनी जी अब धीरे धीरे वॉकर की सहायता से अंदर बाहर चलने लगी। आशुतोष ने अपनी विदेश की नौकरी से रिजाइन कर दिया। अब वह इंडिया में ही रहकर अपने माता पिता की सेवा करने लगा। उसने सोचा अब वह नौकरी नहीं करेगा, वह अपना बिजनेस करेगा।
उसने गौशाला को सही करवाया और वहीं से अपना डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे वक्त बीता। अब मोहिनी जी को वॉकर की भी ज़रूरत नहीं थी। अब वह अपने रोज़मर्रा के काम धीरे धीरे करने लगी। बेटी की सेवा से वह दोनों निहाल हो गए। श्याम सुंदर जी ने आशुतोष के लिए एक लड़की का रिश्ता बताया तो मोहिनी जी ने कहा, आप लड़की का फ़ोटो और कुंडली ले आइएगा। श्याम सुंदर जी की पत्नी उसी श्याम लड़की का फ़ोटो और कुंडली लेकर आ गई। श्याम सुंदर जी की पत्नी ने बताया, बहन जी, लड़की बहुत सीधी और चरित्रवान है, लेकिन आपको उनसे कोई दहेज नहीं मिल पाएगा। तब मोहिनी जी बोली, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने आशुतोष के लिए जीवन संगनी चाहिए जो उसका हर हाल में साथ दे। तब श्याम सुंदर जी की पत्नी बोली, ठीक है बहन जी, आप फोटो देख लीजिए और कुंडली मिला लीजिए। फोटो देखकर मोहिनी जी और विष्णु प्रताप जी खुश हुए। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी और आशुतोष की कुंडली से उसकी कुंडली भी मिल गई थी। अब उन्होंने आशुतोष से बात की तो आशुतोष ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। मैं अपने माँ बाप को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, बस मेरा इतना ही कहना है। यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता। आशुतोष का डेयरी फार्म चल पड़ा। अब वहाँ लोगों की भीड़ रहने लगी। जो विदेश से कमाता था वह इंडिया में ही रहकर कमाने लगा। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तब आशुतोष ने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया तो माँ ने आशुतोष को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, मेरे मरने से पहले तू अपना घर बसा ले, नहीं तो मैं इसी आस में चली जाऊंगी। तब आशुतोष बोला, माँ, मैं आप लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मोहिनी जी बोली, बेटा, हमें तो वैसे भी तकलीफ़ होगी क्योंकि हमारे बाद तेरे साथ कौन रहेगा। मुझसे वादा कर कि तू विवाह करेगा। तब आशुतोष ने मजबूर होकर माँ को वचन दिया। 2 दिन में मोहिनी जी घर आ गई और धीरे धीरे आशुतोष के विवाह की तैयारी करने लगी। आशुतोष का विवाह गौरा के साथ हो गया। गौरा बिन माँ बाप की बच्ची थी जो अपने चाचा चाची के साए में पली बड़ी थी। वह जानती थी कि माता पिता का प्यार क्या होता है, इसलिए उसने तन मन से अपने सास ससुर की सेवा की और हर कदम पर अपने पति का साथ निभाया। आज मोहिनी जी और विष्णु प्रताप जी बहुत खुश हैं कि उन्हें गौरा जैसी पुत्रवधू मिली और आशुतोष जैसा बेटा। आज आशुतोष और गौरा की एक नन्ही सी बेटी है। मोहिनी जी और विष्णु प्रताप जी अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे हैं। शोभित बड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी दादा दादी का लाडला है। वह दादा दादी पर अपनी जान निछावर करता है। दादा दादी भी उसे घर के बड़े बेटे होने के नाते बहुत प्यार करते हैं। कुल मिलाकर सब खुश हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे यह कहानी लिखते लिखते रोना आ गया जब आशुतोष अपनी माँ को गले लगाता है और बिस्तर से बच्चों की तरह उठाकर अस्पताल ले जाता है। कहानी एक ऐसे चित्र को दर्शाती है जहाँ एक बेटा अपने माता पिता को बेहद प्यार करता है। दुनिया में अभी भी ऐसे बेटे बेटियाँ बहुएं हैं जो अपने माता पिता को प्यार और सम्मान देते हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कष्ट करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी अनमोल राय का, इसलिए अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमें उत्साहित करती है आगे और अच्छी कहानी लिखने के लिए। कहानी अगर थोड़ी ज़्यादा ही पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।